हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 12 बायोलॉजी यूनिट नंबर 7 दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, और हम कवर कर रहे हैं इस यूनिट में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का एक टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आर यू गाइज रेडी? जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट करिए। और जिन जिन ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो प्लीज़ जल्दी से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो हम स्टार्ट कर सके। मैं भी मोटिवेटेड रहूं, आप भी मोटिवेटेड रहें। चलिए करें स्टार्ट। ओके, तो देखिए क्या बोल रहे हैं। मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन 1865। ठीक है, तो इन्होंने मेंडल ने जो 7 साल काम किया था, कब से कब तक किया था? 1856 से लेकर 1863 तक। ये उनका क्या था? एक्सपेरिमेंटल ईयर थे। ये क्या थे उनके? एक्सपेरिमेंटल। इन साल में तो उन्होंने क्या की थी? इनकी स्टडी की थी, एक्सपेरिमेंट की थी। किस पे किया था? पाइसम सटाइवम पे, जिसको हम क्या बोलते हैं? गार्डन पी। राइट? तो उन्होंने 7 साल तक तो क्या किया? यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया और उनको अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। अब इसके बाद इन्होंने पब्लिश किया अपने रिजल्ट को, अपने एक्सपेरिमेंट को। कब किया था? 2 साल बाद, मतलब 1865 में, है ना। तो एक्सपेरिमेंट के 2 साल बाद इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट को पब्लिश किया। देन बट फॉर सेवरल रीजन इट रिमाइंड अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। बट किसी रीजन की वजह से इनको कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिला, इनके एक्सपेरिमेंट को सराहा नहीं गया किसी रीजन के वजह से। अब वो रीजंस क्या क्या है हम देखते हैं। कब कब तक नहीं रिकॉग्नाइज किया गया? 1900 तक। कब तक? 1900 तक। और मैंने आपको बताया था इनकी डेथ कब हो गई थी? 1884 में। क्या बताया था मैंने आपको कि इनकी डेथ जो थी वो कब हो गई थी? 1884 में, राइट। और इनका जब बर्थ कब हुआ था? 2 जुलाई 1822। तो अगर आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए कि उनका बर्थ कब हुआ था, उनकी डेथ कब हुई थी, उनका एक्सपेरिमेंटल ईयर कब है, पब्लिश्ड ईयर कौन सा है, और उनके एक्सपेरिमेंट को रिकॉग्निशन कब मिला था, आप सारे के सारे जो डेट्स है या सन है वो आप बता देंगे पक्का? चलिए, तो इतना हुआ। अब हुआ क्या था बताती हूँ मैं। तो इन्होंने तो क्या किया? स्टडी कर ली, एक्सपेरिमेंट कर लिया, पब्लिश्ड भी कर दी। अब बट इनके जो पब्लिश्ड है, इनके जो एक्सपेरिमेंट है उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला कुछ रीजन की वजह से। वो रीजन था, फर्स्टली पहला रीजन, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। उस टाइम पर जब हम बात करें 1865 की, तो उस टाइम पर कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था। आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया के थ्रू हम कुछ भी कम्युनिकेट करना चाहें, लोगों तक कुछ भी बात पहुंचाना चाहे तो बहुत इजीली पहुंचा सकते हैं, राइट। हमें बस एक क्या डालना है, जल्दी बताइए। एक अपन को वीडियो डालनी है, आपको कुछ भी एक मैं बोल दूं पोस्ट डालनी है, और उस पोस्ट को सर्कुलेट करने में, वायरल करने में टाइम नहीं लगता। विथ इन आवर वो क्या हो जाती? वायरल हो जाती। बट पहले ऐसा नहीं था, पहले कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो ये क्या, जो इनका एक्सपेरिमेंट था वो लोगों तक नहीं पहुंच पाया, सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला? एज इट इज नाउ, जो कि अब बहुत अच्छा है।
इन दोज डेज एंड हिज वर्क could not be widely published, ठीक है, इनके जो वर्क है उसको पब्लिश नहीं किया गया, बहुत बड़े लेवल पे पब्लिश नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर तब इतना ज़्यादा वो नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं थी, मीडियाज नहीं थे, न्यूज़पेपर इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था कि आपको हर जगह ये सब मिल जाएगा। न्यूज़पेपर में भी आप एक जो लोकल पेपर होता है उसमें कितनी जगह आप फैला सकते हो उसको, ठीक है। तो इन सब वजह से उनका जो एक्सपेरिमेंट है उसे रिकॉग्निशन नहीं मिला। तो पहला रीजन तो ये हुआ कि क्या था, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। तो ये पहला रीजन हो गया, ठीक है, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, ये पहला रीजन है किसका, मेंडल्स के फेलियर का मतलब कि उनका जो एक्सपेरिमेंट है पब्लिश जो हुआ था उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला, राइट। दूसरा जो है वो है हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। इन्होंने जीन या फैक्टर के बारे में बताया था। इन्होंने जीन को क्या कहा था, फैक्टर, और फैक्टर इन मेंडल्स वर्ड। जीन को मेंडल ने क्या बोला था, फैक्टर बोला था। तो इन्होंने जीन के बारे में या फैक्टर के बारे में बोल तो दिया, बट इन्होंने उसको प्रूव नहीं किया कि हाँ ये जीन या फैक्टर जो है वो कहाँ होता है, इसका एग्जिस्टेंस कहाँ है, बॉडी में या प्लांट में, ठीक है। एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट, इन्होंने बोला था कि जो जीन या फैक्टर है वो स्टेबल है एंड डिस्क्रीट यूनिट है दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट, जो कि ट्रेट चाहे वो डॉफ हो, टॉल हो, है ना, या बात करें कलर की, फ्लावर कलर की, वॉयलेट हो गया आपका, वाइट हो गया, ये सारे ट्रेट्स हो गए। इन ट्रेट के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है फैक्टर या जीन, है ना। बट फैक्टर और जीन के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि फैक्टर या जीन जो है वो क्या होता है, कहाँ होता है। ऑफ द पेयर ऑफ एलील्स विच डिड नॉट ब्लेंड, इन्होंने बोला था जो कि ब्लेंड नहीं होते, ब्लेंड का मतलब मिक्स नहीं होता, एक एलील दूसरे एलील से क्या होता है, सेपरेट होता है, इनमें ब्लेंडिंग या किसी प्रकार की इंटर मिक्सिंग नहीं होती, ये डिस्क्रीट यूनिट है। विथ ईच अदर वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज कंटेम्पररीज। कंटेम्प्रेरीज के मतलब इनके कॉम्पिटिटर्स जो है, इनके जो बाकी जो, ऐसा होता है कि अगर आप कोई भी साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है, उसका कुछ रिजल्ट आया है, तो उसको डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर लिया जाता। इनकी एक कम्युनिटी होती है, वो कम्युनिटी डिसाइड करती है, और ये कम्युनिटी किससे बनी होती है, साइंटिस्ट से ही बनी होती है। वो डिसाइड करते हैं कि एक्सपेरिमेंट सही है या नहीं, वो आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं, ठीक है, कि हाँ अच्छा ऐसा है तो क्यों है, ये है तो उसका रीजन क्या है, ऐसा सब कुछ चलता है। बट यहाँ पर ये जो कंटेम्प्रेरीज थे इनके, उनको सही एक्सप्लेनेशन इनकी तरफ से नहीं मिल पाया, क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि भाई जीन कहाँ होता है। इन्होंने बता तो दिया था कि हाँ जीन या फैक्टर होता है, बट ये नहीं बता पाए थे उसका लोकेशन क्या है, वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है, राइट। चलिए, क्यों नहीं बता पाए थे, क्योंकि उस टाइम तक हमें माइटोसिस मियोसिस के बारे में नहीं पता था, ठीक है, ये सब चीजें नहीं पता थी। बट देख रहे हो उनका बिना इन सब के जाने के बाद भी उनका जो एक्सपेरिमेंट है, उनके जो वर्ड्स है वो बिल्कुल सही सही जा रहे थे। उन्होंने फैक्टर बोला जिसको हम आज जीन बोल रहे हैं, बिल्कुल सही था, बिना किसी एक्सपेरिमेंट के मतलब उन्होंने इस चीज़ की खोज नहीं की थी, इसकी स्टडी नहीं करी थी जीन की या क्रोमोसोम की, फिर भी उन्होंने बोला जो कि बिल्कुल सही था, राइट। तो उन्होंने बोला एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर द अपेरेंटली कंटिन्यूअस वेरिएशन सीन इन नेचर। तो उन्होंने क्या बोला था कि जीन जो होता है उसमें जो हम बात करें फैक्टर की, ये डिस्क्रीट यूनिट होती है एलील, जो कि ट्रांसफ़र होती है जनरेशन टू आफ्टर जनरेशन, और इसमें किसी भी प्रकार की ब्लेंडिंग नहीं होती। बट जो साइंटिस्ट है उन्हें हर एक जनरेशन में कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिल रहा था। तो उन्होंने बोला ये चेंज क्यों हो रहा है, वेरिएशन क्यों हो रहा है। अगर आपका कहना है कि कोई भी चेंजेस नहीं होते, किसी भी प्रकार की ब्लेंडिंग नहीं होती, ये एज इट इज ट्रांसफर होते हैं सक्सेसिव जनरेशन में, तो फिर वेरिएशन देखने को क्यों मिल रहा है। बट मियोसिस के बारे में तब तक तो कुछ पता नहीं था, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए वेरिएशन के बारे में। चलिए, थर्ड जो इनका ड्रॉबैक था, जो इनकी खामी रह गई बताने में, वो ये थी मेंडल्स अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेना। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि भाई आप क्या कर रहे हो, बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का यूज कर रहे हो, स्टैटिक्स का, प्रोबेबिलिटी का यूज कर रहे हो, जो कि काफी ज्यादा
लोगों को हजम नहीं हुई, ये बात काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रही, है ना, लोगों को हजम नहीं हुई कि भाई कहाँ बायोलॉजी कहाँ मैथमेटिक्स, और इन्होंने मैथमेटिक्स से बायोलॉजी को प्रूव किया, बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया, है ना, इन्होंने स्टैटिकल एनालिसिस के बेसिस पर, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर किसको प्रूव किया, ये जो पी गार्डन पी पे जो एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस, उसे इन्होंने प्रूव किया, जो कि लोगों को नहीं अच्छा लगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप मैथ्स के बेसिस पर बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट को प्रूव कर रहे हो, राइट। तो बस सिंपल सी बात है ना, कुछ कुछ होंगे जो अभी 11th पढ़ के आए, 12th पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने ये सोच के लिया होगा बायो कि अरे हम तो भाई नहीं पढ़ पाएंगे, हमसे मैथ्स नहीं बनती, हमारे 9th में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, हमारे 10th में अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो हमसे मैथ्स तो बनेगी नहीं। तो और कॉमर्स के बारे में लोगों के अच्छे विचार नहीं होते, हमें कॉमर्स में कुछ करना नहीं है, ह्यूमैनिटी हम लेंगे नहीं, तो बचा क्या, एक सब्जेक्ट बचा बायोलॉजी, तो ले लेते हैं। ऐसा ही था ना, था क्या ऐसा? जिन लोगों का ऐसा था वो लोग तो सच में, अब क्या ही बोलूँ मैं आप लोगों के लिए। हाँ, मेरे को तो मेरा सब्जेक्ट फेवरेट था, इसलिए मैंने बायोलॉजी लिया, ऐसा कुछ नहीं, मैथ्स के बचने के लिए, मेरा मैथ्स अच्छा है, राइट। चलिए, तो लोगों को वैसे ही बायोलॉजी में मैथ्स पसंद नहीं है, मैथ्स से पीछा छोड़ के बायोलॉजी ली, और आप यहाँ बायोलॉजी में भी मैथ्स घुसा रहे हो, तो दिक्कत की बात हो गई थी। हाँ, चलिए, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने यूज की मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फेनोमेना वाज टोटली न्यू, है ना, जो कि बिल्कुल नया था, लोगों के लिए नया था। जैसे कि हम ट्रेंड्स की बात करें, ठीक है, कोई नया ट्रेंड आता है तो लोगों के लिए तुरंत एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को, है ना। आपके जो चेंजेस होते हैं, मॉडर्न चेंजेस जो हो रहे हैं, लोगों को नहीं हजम होते एकदम से, ऑब्वियस सी बात है, उसे अडॉप्ट करने में टाइम लगता है, ये ह्यूमन नेचर है। तो यहाँ पर भी वही हुआ कि बायोलॉजी में मैथमेटिक्स कैसे घुसा सकते हैं, तो ये बिल्कुल न्यू था एंड अनएक्सेप्टेबल टू मैनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। तो बहुत सारे बायोलॉजिस्ट को ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि भाई ऐसा हम तो नहीं मानेंगे कि आपने मैथमेटिक्स से बायोलॉजी का फेनोमेना को प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये इनके ड्रॉबैक हो गए, जिसकी वजह से इनके एक्सपेरिमेंट को रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब देखिए, दिस लेड टू बी डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द न्यूक्लियस दैट अपीयर्ड टू डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर द ईच सेल डिवीजन, ठीक है। तो अब क्या है, डिस्कवरी की स्ट्रक्चर की, कि भाई सेल के अंदर ऐसा क्या स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, राइट। दीज वर कॉल्ड क्रोमोसोम, इन्हें हमने क्या कहा, क्रोमोसोम कहा। क्या कहा, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है, कलर बॉडीज होती है एज दे वर विजुअलाइज्ड बाय स्टेनिंग, ठीक है। तो अगर हम स्टेनिंग करते हैं तो क्या मिलता है आपको, जल्दी बताइए। एक कलर बॉडी मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या आपने क्रोमैटिन थ्रेड्स के बारे में सुना है ना। क्रोमैटिन जो थ्रेड है उसमें कंडेंसेशन होता है और क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। तो क्रोमैटिन थ्रेड जो है, क्रोमा का मतलब होता है कलर, क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर, है ना। तो क्रोमैटिन मतलब कलर, कलर वाले थ्रेड। तो यहाँ पर क्या आया, क्रोमोसोम जो है वो क्या हो गए, उन्हीं थ्रेड से, उन्हीं क्रोमैटिन थ्रेड के कंडेंसेशन से क्या बना, क्रोमोसोम बना। तो क्रोमोसोम भी क्या हो गया, कलर बॉडी हो गई, जो कि विजुअलाइज होता है स्टेनिंग करने पर, राइट। अब बात करते हैं, बाय 1902 द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट, ठीक है। मतलब अब हमने मियोसिस बियोसिस के बारे में स्टार्ट कर दिया पढ़ना, कब, 1902 में, राइट। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखिए। वॉल्टर सटन एंड थियोडर वोवेरी नोटेड दैट the behavior of chromosome was parallel to the behavior of gene। तो सटन एंड वोवेरी ने बताया कि जो क्रोमोसोम है उसका बिहेवियर पैरेलल है किसके जैसे, जीन के जैसे। जैसे जैसा बिहेवियर क्रोमोसोम शो करता है या जैसे जैसे बिहेवियर जीन शो करता है, एज इट इज बिहेवियर जो है क्रोमोसोम भी शो करता है, राइट। तो उन्होंने ये बात बोली है, एंड यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। और इन्होंने क्या, क्रोमोसोम के मूवमेंट को एक्सप्लेन किया, किसके लिए, क्रोमोसोम, जो मेंडल्स लॉ है उसके लिए, राइट। अब देखिए, रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस। तो आपने क्रोमोसोम का बिहेवियर पढ़ा ही होगा माइटोसिस के दौरान पे, क्या क्या होता है क्रोमोसोम में, आपने पढ़ा होगा डायाड कंडीशन, है ना।
क्रोमोसोम की डायड कंडीशन, मोनाड कंडीशन जो होती है, ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस के जो आपका एम फेज होता है उसमें फेजेस होते हैं, 4 फेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। आपने 11th क्लास पढ़ के आए हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। तो फिर हम वहां पर देखते हैं कि भाई उससे पहले इंटरफेज आता है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 और G2 फेज को हम ग्रोथ फेज कहते हैं और S फेज को हम सिंथेसिस फेज कहते हैं, राइट। वहां पर S फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मतलब यहाँ पर क्रोमोसोम की जो क्रोमोसोम है उस पर क्रोमैटिड का नंबर बढ़ता है। किसका नंबर बढ़ता है? क्रोमैटिड का नंबर। तो ये सब चीजें हमने वहां पढ़ी, राइट। तो इन्होंने क्या बोला? रिकॉल दैट यू हैव स्टडी द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस। और माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन एंड ड्यूरिंग मियोसिस। तो आपने माइटोसिस और मियोसिस में आपने क्या पढ़ा है? क्रोमोसोम का बिहेवियर पढ़ा है कि क्रोमोसोम कैसा बिहेव करता है। द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर are that chromosomes as well as gene occur in pair। तो important factor क्या है? जल्दी बताइए। एक important आपके लिए इंफॉर्मेशन ये है, important thing ये है कि जो क्रोमोसोम होता है और जीन दोनों पेयर में प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं? पेयर में। क्रोमोसोम भी पेयर में प्रेजेंट होता है एंड जीन भी पेयर में प्रेजेंट होता है। मैम ये पॉइंट समझ में नहीं आया, क्या आप एक्सप्लेन कर पाओगे? तो बिल्कुल आपको मैं बताती हूं। या हम मोनाड कंडीशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मोनाड कंडीशन। ये आपको कितने क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं? 2 क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं। क्या ये क्रोमोसोम की पोजीशन सेम है? बोर्ड पर इस क्रोमोसोम की, दोनों क्रोमोसोम की पोजीशन क्या सेम है? क्या लोकस सेम है? बिल्कुल। तो ऐसे क्रोमोसोम जिनका लोकस या पोजीशन सेम होता है उन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। होमो का मतलब होता है सेम, लोगस का मतलब यहां पर है लोकस, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब ये है कि इन दोनों की पोजीशन या लोकस क्या है? सेम है, राइट। ये क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम। तो आपको कितने दिख रहे हैं ऐसे क्रोमोसोम? 2 दिख रहे हैं। अब ये एक ही पोजीशन पे है दोनों क्रोमोसोम, तो इस क्रोमोसोम नंबर को मैं दे रही हूं 1, इसको भी दे रही हूं नंबर 1। तो दोनों क्या है? क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1। तो ये यहां पर क्रोमोसोम नंबर 1 की क्या है? पेयर है। क्या पेयर है या नहीं? 2 क्रोमोसोम दिख रहे हैं, तो क्रोमोसोम नंबर 1 का आपको यहाँ क्या दिख रहा है? पेयर दिख रहा है, राइट। अब मैंने आपको जब पहली ही क्लास ली थी इसकी तो आपको लोकस के बारे में समझाया था। तो लोकस क्या होता है? जल्दी बताइए। क्रोमोसोम पर वो पोजीशन जहां पर जीन प्रेजेंट है। क्या मैंने यही बोला था? क्रोमोसोम की वो पोजीशन जहां पर जीन प्रेजेंट है जिसे हम लोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया? बताइए। ये हो गया जीन, जो कि एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए, पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो यहां पर अगर ये जीन सपोज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हाइट के लिए, प्लांट की हाइट के लिए, ओके। तो ये क्या प्रेजेंट होगा यहां पर? एलील कैपिटल टी। और ये जीन भी किसके लिए होगा? जल्दी बताइए। ये भी हाइट के लिए होगा। हो सकता है ये स्मॉल टी होगा, बट दोनों जो जीन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एक कैरेक्टर के लिए, और वो कैरेक्टर क्या है? हाइट ऑफ प्लांट, ठीक है, हाइट ऑफ द प्लांट। चलिए, तो यहां पर जो आपको क्रोमोसोम दिख रहा है वो भी पेयर में दिख रहे हैं, साथ ही साथ आपको जो क्रोमोसोम पर जीन प्रेजेंट है वो भी पेयर में दिख रहे हैं, राइट। तो उन्होंने यही बोला कि क्रोमोसोम एज वेल एज जीन जो है वो किस में प्रेजेंट होते हैं? पेयर में प्रेजेंट होते हैं। हो सकता है ये कैपिटल टी ही हो सकता है ये कैपिटल टी ही हो, है ना। हो सकता है कि ये प्योर कंडीशन हो। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, फाइनली दो मेंडल्स वर्क सजेस्टेड दैट फैक्टर्स ब्रैकेट में जीन्स वर डिस्क्रीट यूनिट। अब क्या है, मेंडल के वर्क को क्या मिलने लगा, जल्दी बताइए, उनको रिकॉग्निशन मिलने लगा कि हाँ, जो फैक्टर के बारे में बात की थी या जीन जिसको हम अभी बोल रहे हैं वो डिस्क्रीट यूनिट है, ठीक है। ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस, जिसका इन्होंने कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे, ऑफ फैक्टर और से दैट दे वर मेड ऑफ, ठीक है, कि ये जो फैक्टर होता है ये किससे बना होता है, किसने नहीं दे पाए थे, कौन नहीं दे पाया था इसका प्रूफ, मेंडल, है ना। तो मेंडल वर्क जो है वो नहीं सजेस्ट कर पाया था किसको, कि भाई जो फैक्टर है या जो जीन है वो किससे बना हुआ है, ठीक है, इसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे वो। अब देखिए, इन 1900 3 साइंटिस्ट, तो ये दो 3 साइंटिस्ट थे ना, ये किसके फेवर में थे, मेंडल्स के फेवर में थे। तो इन्होंने क्या किया, मेंडल की डेथ के बाद, मेंडल की जो आपके मेंडल साहब है उनकी मृत्यु हो गई थी कब, 1884 में। उनके मृत्यु के या डेथ के 16 साल बाद इन 3 जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने इनके एक्सपेरिमेंट पे स्टडी की, रीडिस्कवरी की, डिस्कवरी तो हो गई थी, यहाँ पर उन्होंने रीडिस्कवरी की, उन्हीं के एक्सपेरिमेंट पे फिर से क्या करना स्टार्ट किया, खोज स्टार्ट करने चालू की। तो कौन कौन से 3 साइंटिस्ट थे, डी ब्रीज, कौन थे, डी ब्रीज, कॉरेंस एंड वॉन टेशमार्क, ठीक है। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल्स की डेथ के बाद, मेंडल की डेथ के बाद उन्हीं के एक्सपेरिमेंट को फिर से स्टडी किया, राइट। तो देखिए, इंडिपेंडेंटली अलग अलग, है ना, ये तीनों साइंटिस्ट अलग अलग अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे थे, और इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो किसके ऊपर बेस्ड था, मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट के ऊपर। तो ये तीनों साथ नहीं, अलग अलग कर रहे थे, इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने अलग अलग मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवर किया, राइट। चलिए, फिर ऑल्सो बाय दिस टाइम ड्यू टू एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी, इस टाइम पे 1900 में माइक्रोस्कोप आ गया था, that were taking place, scientists were able to carefully observe cell division। तो अब साइंटिस्ट जो थे इन्होंने क्या ऑब्जर्व कर पाए, माइटोसिस मियोसिस इजीली ऑब्जर्व कर पाए विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इनको और एक्यूरेट रिजल्ट मिलता गया कि हाँ, मेंडल साहब ने जो भी चीज बोली थी वो बिल्कुल सही थी, ऐसा कुछ होता है सेल के अंदर, क्रोमोसोम कुछ होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर क्रोमोसोम पर क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें मेंडल साहब ने फैक्टर कहा था, राइट। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़े। अब देखिए, ये हम मियोसिस माइटोसिस देख रहे हैं, इनकी स्टडी के दौरान पे जो मियोसिस माइटोसिस कैसे हो रही क्या है। तो जीवन फेस है, जीवन फेस में क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, जिसे हम ग्रोथ फेस कहते हैं। जीवन फेस को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ फेस, राइट। तो ये ग्रोथ फेस है, ये क्रोमोसोम दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, क्रोमोसोम। चलिए, तो यहाँ पर आपको क्रोमोसोम दिख गए। अब इन्होंने एक बीच में एक चीज गायब कर दी, G1 के बाद आता है S फेज। आपको लग रहा होगा कि G2 फेज में यहाँ पर क्रोमोसोम में क्रोमैटिड का नंबर कैसे बढ़ गया। अब मैम, क्रोमैटिड क्या होता है, ये कौन सा शब्द बोल दिया आपने नया, कुछ नया नहीं बोला, आप 11th पढ़कर आए हो, इतना मैं समझ रही हूं, बट ठीक है, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं समझाने के लिए तो हूं, यहाँ पर समझाती हूं। चलिए, तो ये क्या है, क्रोमोसोम, ऐसा क्रोमोसोम देखा है आपने, पक्का पक्का देखा है। इस कॉन्स्ट्रिक्शन को हम कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, राइट। इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का नाम क्या है, जल्दी बताइए, क्या है इसका नाम, सेंट्रोमेयर। क्या है, सेंट्रोमेयर। अब यहां पर आपको जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जहां पर कोई कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं है, इसे हम कहते हैं क्रोमैटिड। क्या कहते हैं, क्रोमैटिड।
तो G1 फेज में क्रोमोसोम इस तरीके का था और इस कंडीशन को मोनाड कंडीशन कहते हैं। हम क्या कहते हैं? मोनाड कंडीशन। मोनाड मतलब मोनो का मतलब एक। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, जल्दी बताइए। यहां पर आपको एक ही क्रोमैटिड दिख रही है ना? क्या दिख रही है? एक ही क्रोमैटिड दिख रही है क्रोमोसोम की। तो इस कंडीशन को मोनाड कंडीशन कहते हैं। तो ये जो कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, ये कब की मिल रही है? G1 फेज की। कब की? G1 की, फर्स्ट ग्रोथ फेज की। अब फर्स्ट ग्रोथ फेज के बाद आता है सिंथेसिस फेज, जिसे हम एस फेज भी कहते हैं, राइट? उस एस फेज में क्या होता है मैम? उस एस फेज में होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। किसका रेप्लिकेशन होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन। मैं फिर से बोल रही हूं, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता एस फेज में, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता एस फेज में, डीएनए का नंबर डबल होता है या क्रोमैटिड का नंबर डबल होता है। क्लियर है? तो प्लीज जिन लोगों को थोड़ा भी मिसकंसेप्शन होगा इस चीज को लेकर, 11th में रहा होगा, तो वो क्लियर हो गया पक्का। डीएनए का नंबर बढ़ता है, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता। यहां पर सिर्फ क्या हो रहा है, एक क्रोमोसोम में अब 2 क्रोमैटिड आ रही है, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। तो अब देखिए, जो आपको क्रोमोसोम देखने को मिलेगा वो किस प्रकार का मिलेगा कि पहले तो ऐसा क्रोमोसोम था, अब कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। तो आपको देखिए, एक क्रोमोसोम में कितनी क्रोमैटिड देखने को मिल रही है? 2 क्रोमैटिड देखने को मिल रही है, एक ये और एक ये। तो यहां पर 2 क्रोमैटिड देखने को मिल रही है। इस क्रोमोसोम को हम बोलते हैं डायाड। क्या कहते हैं? डायाड। ये है डायाड क्रोमोसोम। डाई का मतलब 2 होता है, तो यहां पर आपको क्या दिख रही है? 2 क्रोमैटिड दिख रही है, इसलिए इस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं? डायाड क्रोमोसोम कंडीशन, राइट? अब यहां पर प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन तो चेंज नहीं होगा, ये तो अभी भी क्या है? सेंट्रोमेयर ही है। बट यहां पर आपको अब क्या देखने को मिल रही है? 2 क्रोमैटिड्स देखने को मिल रही है, राइट? और ये क्रोमैटिड एक ही सेंट्रोमेयर से ओरिजिनेट हुई है। तो ये क्या दोनों बहनें हैं? क्या ये दोनों बहनें हैं? जल्दी बताइए, है ना? ये एक ही उससे है या एक ही परिवार की है, या मैं फिर बोलूं कि दोनों सिबलिंग्स हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएंगी ये दोनों बहनों को? क्या बोलते हैं? सिस्टर। तो इन क्रोमैटिड को मैं क्या बोलूंगी? सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलूंगी? सिस्टर क्रोमैटिड, राइट? क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी, किसी को पेट में, सिर में कोई दर्द तो नहीं हो रहा? क्या ये क्या हो गई आपकी? सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है? चलिए, तो हुआ क्या? ग्रोथ 1, जो ग्रोथ फेज 1 था, उसमें क्या देखने को मिला आपको? इस प्रकार के क्रोमोसोम देखने को मिले, राइट? उसके बाद हुआ क्या? एस फेज आया, जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। तो आपको कैसी कंडीशन देखने को मिली? डायाड कंडीशन देखने को मिली। तो इन्होंने एस फेज ना दिखाकर डायरेक्ट G2 फेज दिखा दिया, ठीक है? क्योंकि एस फेज के बाद आता है G2 फेज, राइट? तो यहां पर ये वाला जो मैंने बनाया है, ये किसका बनाया है? ये वाला जो है, ये किसका बनाया है? एस फेज का। ये एस फेज है, ये G1 फेज है, और ये, एक मिनट, ये क्या हो जाएगा आपका? एस फेज। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो क्या मैं आपको ये सारा का सारा एक ब्लैंक स्लाइड पे समझा दूं? जल्दी बताइए। पहले एक बार एनसीईआरटी का ये डायग्राम है, तो इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दे ही देते हैं हम। चलिए, तो देखिए, यहाँ पर आपको ये 2 क्रोमोसोम हैं, इनकी लेंथ सेम दिख रही है या नहीं? जल्दी बताइए। तो ये 2 क्रोमोसोम यहाँ पर है, इनकी लेंथ सेम है, मतलब ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम है, राइट? तो अगर हम बात करें, चलो कोई कैरेक्टर ले लेते हैं। क्या कैरेक्टर लेंगे हम? ओके, हम अगर मेंडल्स की स्टडी कर रहे हैं, मेंडल के एक्सपेरिमेंट की स्टडी कर रहे हैं, तो मेंडल के ही कैरेक्टर ले लेते हैं। और मेंडल के सबसे फेवरेट कैरेक्टर क्या था? एक तो सीड कलर और सीड शेप, तो हम वही लेते हैं। चलिए, तो हमने ले लिया यहाँ पर सीड कलर और सीड शेप। तो ये क्या है आपका? जैसे कि ये आपका कैपिटल आर हो गया और ये स्मॉल आर हो गया,
ठीक है। तो ये हो गया आपका कैपिटल Y, स्मॉल y, ये तो हो गया क्या, ये डोमिनेंट एलील हो गया, ये रेसेसिव एलील हो गया, ये डोमिनेंट हो गया, ये रेसेसिव हो गया, राइट। अब यहाँ पर क्या हुआ, जल्दी बताइए, यहाँ पर हुआ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये जो आपको क्रोमैटिड दिख रही है, क्रोमैटिड किससे बनी हुई है, डीएनए को मैंने क्या कर दिया था, फोल्ड कर दिया था। डीएनए को मैं फोल्ड करती जा रही हूँ, फोल्ड करती जा रही हूँ, और एक जगह पे डीएनए जो है वो उलझ गया और एक गुच्छा बन गया उसका, ठीक है। तो इसे हमने प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोला। यहाँ पर डीएनए को फोल्ड किया, फोल्ड किया, फोल्ड किया, फोल्ड किया, राइट। तो यहाँ पर क्रोमैटिड जो है वो क्या है, डीएनए ही है, पक्का। क्रोमैटिड क्या है, डीएनए ही है ना। तो यहाँ पर ये डीएनए दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर भी ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर भी क्या होगा, डीएनए होगा। तो ये भी डीएनए दिख रहा है आपको, ये भी डीएनए है। तो मैंने बोला था कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो ये हो गया ना डीएनए का रेप्लिकेशन। ये देखो डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ या नहीं हुआ, तो यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, ठीक है। तो ये आपको जो व्हाइट दिख रहा है, ये व्हाइट क्या है, डीएनए है। व्हाइट जो है ये क्या है, डीएनए है। यहाँ पर भी ये व्हाइट जो है वो क्या है, डीएनए है। ठीक है। तो ये क्रोमैटिड, आप ये मत सोचना कि कुछ और है, क्रोमैटिड यही है। ये जो रेड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, मैं इसको क्रोमैटिड बोल रही हूँ, ठीक है। चलिए, तो इतना समझ में आया, पक्का। अब हुआ क्या, देखो यहां पर हो गया रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो गया है और ये मियोसिस कराना है, हमें क्या कराना है, मियोसिस। और हमें पता है मियोसिस जो है 2 फेज में होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, है ना। तो मियोसिस में 2 फेज हो गया आपकी, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में प्रोफेज आएगा, प्रोफेज के 5 फेज आएंगे, देन आपका मेटाफेज आएगा, फिर एनाफेज आएगा। और एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज 1 में होता है सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, है ना, या मैं बोलूं सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मैम समझ नहीं आया, सेपरेशन या सेग्रीगेशन का मतलब क्या बोल रहे हो आप। अब देखिए यहां पर आपको कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं। मतलब ये कौन सी कंडीशन देखने को मिल रही है आपको, 2n कंडीशन। कौन सी कंडीशन देखने को मिल रही है, 2n। और मैं अगर बोलूं 2n = 4 हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस है, ये दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस है। अगर मैं इसको क्रोमोसोम नंबर 1 देती हूँ तो ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है। अगर इसे मैं क्रोमोसोम नंबर 2 देती हूँ तो ये भी क्रोमोसोम नंबर 2 है, राइट। अब हुआ क्या, 2 क्रोमोसोम नंबर 1 दिख रहे हैं और 2 क्रोमोसोम नंबर 2 दिख रहा है। एनाफेज 1 में, मियोसिस के एनाफेज 1 में क्या हुआ, ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। 2 अलग अलग पोल पे चले जाते हैं, अपर पोल और लोअर पोल पे। इन होमोलोगस जो क्रोमोसोम है उनका सेग्रीगेशन हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है। अब कैसे होता है, क्या आपको याद है, एक धागा होता है जिसे हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं, जो कि बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल से। तो ये स्पिंडल फाइबर जो है वो क्या करते हैं, खींचते हैं, क्या करते हैं, खींचते हैं किसको, क्रोमोसोम को। तो एक जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1 एक पोल पर चला गया, एक क्रोमोसोम नंबर 1 दूसरे पोल पर चला गया, एक क्रोमोसोम नंबर 2 एक पोल पे चला गया और दूसरा क्रोमोसोम नंबर 2 दूसरे पोल पर चला गया, राइट। अब हुआ क्या, एनाफेज के बाद आपका क्या होता है, जल्दी बताइए। एनाफेज के बाद टीलोफेज होता है, टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होती है। हो गई साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, तो यहाँ पर हम साइटोप्लाज्म का डिवीजन करा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको 2 सेल मिल गए। अब एक सेल में ये एक पेयर मिल गया, एक पेयर मतलब एक क्रोमोसोम नंबर 1 और एक क्रोमोसोम नंबर 2 मिल गया। तो यहाँ पर आ गया क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 2 आ गया, पक्का। और दूसरे सेल में आ गया क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 2, ठीक है। अब देखिए इस क्रोमोसोम में आपको कितनी क्रोमैटिड दिख रही है, 2 क्रोमैटिड दिख रही थी, है ना, सिस्टर क्रोमैटिड दिख रही है। यहाँ पर अब क्या हुआ, मियोसिस 2 के एनाफेज में, मियोसिस 2 के एनाफेज में, एनाफेज 2 जिसे हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है, इन सिस्टर क्रोमैटिड का सेपरेशन होता है। किसका, सिस्टर क्रोमैटिड का सेपरेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो सेपरेट होते दिखाई दे रही है, कहाँ से, सेंट्रोमेयर से। तो आपको देखिए 2 क्रोमैटिड देखने को मिली अलग अलग, तो एक ये क्रोमैटिड हो गई और एक
ये क्रोमेटिड हो गई, ठीक है। अब आपको ऐसा ही यहाँ देखने को मिल रहा है, एक ये क्रोमेटिड और एक ये क्रोमेटिड। अब ये तो हो गया। अब एनाफेज के बाद टीलोफेज होगा, टीलोफेज के बाद आपकी फिर से साइटोकाइनेसिस होगी ना। तो यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होने के बाद आपको टोटल कितने सेल मिले? 4 सेल मिले। कितने सेल मिले? 4 सेल, पक्का। तो मियोसिस होने पर आपको कितने सेल मिलते हैं? 4 सेल मिलते हैं। माइटोसिस पे 2 सेल मिलते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको 4 सेल मिल गए। इन सेल को हम जर्म सेल कह रहे हैं। जर्म सेल का मतलब हो गया यहाँ पर गैमीट। ये क्या है? गैमीट बन गए। ये क्या बन गए? गैमीट, ठीक है। तो मियोसिस के दौरान क्या हुआ है? यहाँ पर सेपरेशन या सेग्रीगेशन हुआ है, पहले होमोलोगस क्रोमोसोम का, फिर सिस्टर क्रोमैटिड्स का, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो और थोड़ी सी तसल्ली के लिए मैं आपको इसको ब्लैंक स्लाइड पे समझा देती हूँ। अगर ये थोड़ा सा आपको टफ लगा तो इजी वाला देख लेते हैं। पहले हम बनाते हैं G1 फेज। ये हो गया G1 फेज। अब G1 फेज में ये क्या है? सेल है। ये सेल है। ये क्या है? सेल है। और इस सेल में क्या है? आपके क्रोमोसोम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? क्रोमोसोम। ये हो गया आपका एक क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्रोमोसोम हो गया। दूसरा क्रोमोसोम, ये हो गया, ठीक है। तो 2 क्रोमोसोम दिख रहे हैं। किस में दिख रहे हैं? पेयर में दिख रहे हैं। अब आएगा कौन सा फेज? आपका दूसरा फेज आएगा एस फेज। अब क्या आएगा आपका? एस फेज। एस फेज में क्या होता है? देखिए, ये आपको जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, इनमें डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। किसका रेप्लिकेशन हो जाता है? डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है, राइट। तो अब ये जो आपके क्रोमोसोम है इस प्रकार के दिखेंगे। यहां पर नीचे वाला भी, ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? एस फेज, जिसे हम सिंथेसिस फेज बोलते हैं। फिर आपका आता है कौन सा फेज? G2 फेज। क्या आता है? G2 फेज। G2 फेज में एज इट इज रहेगा, सेम का सेम। ऐसा ही रहता है, पक्का। तो ये तो हमारे कौन से फेज हो गया? इंटरफेज। क्या हो गया? इंटरफेज। इंटरफेज हुआ। अब आते हैं हम एम फेज की तरफ। तो एम फेज में पहले प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। तो हम पूरा ना देखकर हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे मेटाफेज। क्या देखेंगे? मेटाफेज। क्योंकि हम सेल डिवीजन नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? जल्दी बताइए। जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमको टाइम खराब नहीं करना है पढ़ना। तो यहां पर क्या होता है बताइए? यहां पर होता है कि आपके जो क्रोमोसोम्स है, क्या है? क्रोमोसोम जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं किससे? ठीक है। अगर आप चाहो तो ऐसे बता देना कि यहां पर, नहीं तो बोलो मैम ये तो इक्वेटर होता है, ये पोल होता है। ऐसे नहीं करना है आपको।
हो गए स्पिंडल फाइबर। क्या हो गए? स्पिंडल फाइबर। ऐसे ही रहता है आपका, है ना? ऐसा आपका क्या रहता है, जल्दी बताइए, मेटाफेज में, है ना, कि सारे के सारे जो क्रोमोसोम हैं इक्वेटोरियल प्लेट पर आके अरेंज हो जाते हैं और क्रोमोसोम जो है वो अटैच्ड रहते हैं किससे? स्पिंडल फाइबर से, राइट? उसके बाद क्या होता है एनाफेज में? अब एनाफेज में होता है ये जो क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम है ये चले जाते हैं कहाँ पर? पोल की तरफ। कहाँ चले जाते हैं? पोल की तरफ। मतलब ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। तो यहां पर आ गए, आ गए, ये सेंट्रियोल है आपके, ये क्या है? सेंट्रियोल। और ये हो गए आपके स्पिंडल फाइबर। क्या हो गए? स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो ये कौन सा फेज है जल्दी बताइए? एनाफेज। एनाफेज के बाद टीलोफेज आता है। एनाफेज के बाद क्या आता है? टीलोफेज। अब मैं टीलोफेज ना दिखाकर डायरेक्ट क्या दिखाऊंगी? साइटोकाइनेसिस। क्या दिखाऊंगी? साइटोकाइनेसिस। तो मैंने दिखाया साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? ये जो क्रोमोसोम है इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाती है और इन क्रोमोसोम के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाती है। ठीक है, तो मतलब अब यहां पर क्या बन जाएंगे? दो सेल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? दो सेल्स। तो ये बन गए आपके दो सेल। ठीक है, तो पहले में क्या प्रेजेंट होगा जल्दी बताइए? पहले में ये प्रेजेंट होगा, ठीक है, दूसरे में भी ये प्रेजेंट होगा और क्या प्रेजेंट होगा? और प्रेजेंट होगा ये वाला क्रोमोसोम। ठीक है, तो अभी देखिए स्टार्टिंग में ऐसे थे क्रोमोसोम, बाद में ऐसे हो गए, डबल हो गए, है ना? अब क्या होगी? मियोसिस 2। क्या होगी? मियोसिस 2। और मियोसिस 2 के एनाफेज में, मियोसिस 2 के एनाफेज में क्या होगा देखते हैं। अब देखिए क्या होगा, फिर से मेटाफेज में कौन आएंगे? स्पिंडल फाइबर आएंगे, वो इनसे जुड़ जाएंगे और फिर इनको एनाफेज में दो पोल की तरफ खींचने लगेंगे, राइट? तो ये तो हो गया क्या? मेटाफेज 2। क्या हो गया? मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस। अब बात करते हैं मेटाफेज 1 की। किसकी? सॉरी, एनाफेज 2 की। एनाफेज 2 की, राइट? तो एनाफेज 2 में क्या होता है देखिए, एनाफेज 2 में क्या होगा बताइए जल्दी। यहां पर एक क्रोमेटिड यहां पहुंच जाएगी, दूसरी क्रोमेटिड यहां पहुंच जाएगी, एक क्रोमेटिड यहां पहुंच जाएगी, दूसरी क्रोमेटिड यहां पहुंच जाएगी। सेम किसके साथ? ग्रीन वाले के साथ होगा। एक क्रोमेटिड यहां पहुंच जाएगी और दूसरी क्रोमेटिड यहां पहुंच जाएगी, एक क्रोमेटिड यहां और दूसरी यहां, राइट? तो यहां ऐसी कंडीशन कहां देखने को मिलेगी जल्दी बताइए? एनाफेज 2 में। किसमें? एनाफेज 2 में। तो एनाफेज 2 में ये कंडीशन बन रही है, ठीक है। उसके बाद आता है टीलोफेज। फिर टीलोफेज के बाद क्या आएगा जल्दी बताइए? आपका साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? डिवीजन होगा। क्या होगा? डिवीजन होगा। तो अब देखिए
क्या बन गए, 4 सेल्स बन गए। क्या बन गए, 4 सेल्स। और हर एक सेल में क्या होगा बताइए, जिसे हमने क्या कहा, गैमीट। इसे हमने क्या कहा, गैमीट। ये आपकी एनसीईआरटी क्या बोल रही है, जर्म सेल, राइट। तो यहां पर समझ में आया आपको क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस पे आपको 4 सेल मिल रहे हैं जिसे हम गैमीट या जर्म सेल बोल रहे हैं, राइट। तो ये सारी प्रोसेस वहां पर हो रही है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सपोज अगर मैं बात करती हूं कि ये जो क्रोमोसोम है ये रिस्पॉन्सिबल है टॉल के लिए, है ना, मतलब हाइट के लिए, और ये जो क्रोमोसोम है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कलर के लिए, ठीक है। और ये जो है अगर होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कंडीशन कैसी भी हो सकती है, ठीक है, कैसी भी कंडीशन हो सकती है, होमोजाइगस कंडीशन भी हो सकती है, हेट्रोजाइगस कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बन गए आपके क्या, गैमीट्स, राइट। तो ऐसे ही क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है किसका, कैरेक्टर्स का या जीन का, क्या, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, क्योंकि गैमीट बन गए। अब यही गैमीट क्या होंगे, इनका फ्यूजन होगा और ये फ्यूजन होकर दूसरी बॉडी बनाएंगे, दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है उसको बर्थ देंगे या एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, तो उसमें भी तो सेम के सेम क्या जाएंगे, जीन जाएंगे ना। इसीलिए क्या हो रहा है, सक्सेसिव जनरेशन में जीन का या क्रोमोसोम का ट्रांसफर हो रहा है, राइट। तो देखिए आगे बढ़े। ओके, अब देखते हैं यहां पर आपके एनसीईआरटी में ये एक टेबल दिया हुआ है और उन्होंने बोला अ कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन ए और बी, और इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट है अकर इन अ पेयर, आपको ए और बी को पढ़ना है और आइडेंटिफाई करना है। ए किसके बारे में बोल रहा है, क्रोमोसोम के बारे में, और बी किसके बारे में बोल रहा है, जीन के बारे में या क्रोमोसोम के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है अकर इन पेयर, जो है पेयर में अकर होते हैं। फिर segregate at the time of gamete formation such that only one of each pair is transmitted to a gamete। उन्होंने क्या बोला, ये segregate होते हैं, कब होते हैं, during the formation of gamete, जब गैमीट बनते हैं तब यहाँ पर क्या होता है, segregation होता है। हमने बोला था ना एलील का या जीन का segregation होता है, कब होता है, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान। तो यहाँ पर ये पॉइंट बोल दिया। अब यहाँ पर भी देखो सेम पॉइंट बोल रहा है, अकर इन पेयर सेग्रीगेट एट फॉर्मेशन ऑन ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ जीन। और उन्होंने क्या बोला कि सिर्फ एक पेयर जो है उसमें से एक ही जो है वो ट्रांसफर होगा किसमें, गैमीट में। अब ये किसके बारे में बोल रहे हैं, अभी तो हमें नहीं पता। फिर देखिए इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, मतलब ये किसको बता रहे हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, है ना, कि एक कैरेक्टर के जो अलील है, जो पेयर ऑफ अलील है जिसे हम ट्रेट कहते हैं, वो दूसरे कैरेक्टर के अलील से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं, राइट। एक कैरेक्टर के अलील दूसरे कैरेक्टर के अलील पर किसी भी प्रकार का दबाव या इन्फ्लुएंस नहीं बनाएगा कि आपको किस प्रकार से सेग्रीगेट होना है, राइट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो पेयर ऑफ अलील है वो सेग्रीगेट होते हैं इंडिपेंडेंटली ईच अदर। यहाँ पर बोल रहा है वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, एक पेयर दूसरे पेयर से सेग्रीगेट होता है इंडिपेंडेंटली, मतलब दोनों की बात एक ही है। चलिए तो आप नीचे लिखा हुआ कैन यू टेल विच ऑफ दीज कॉलम ए और बी रिप्रेजेंट द क्रोमोसोम एंड विच रिप्रेजेंट द जीन, क्या आप बता पाएंगे ए जो है वो क्रोमोसोम है या जीन है, और बी जो है वो क्या है, क्रोमोसोम है या जीन है, जल्दी बताइए। तो मैंने जो पकड़ा यहां पर ये पकड़ा कि ये क्या है, क्रोमोसोम है और ये है आपका जीन, ठीक है, क्या है, जीन। जल्दी हो गया, तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो चलते हैं अब। द टू एलील ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। उन्होंने क्या बोला कि जो दो पेयर एलील होते हैं
ऑफ अ जीन, है ना, एक पर्टिकुलर जीन का जो पेयर ऑफ एलील होता है वो लोकेटेड होता है कहाँ पर, होमोलोगस साइट पर, और होमोलोगस साइट पे भी कहाँ, ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब ये है इनका, बड़ा कंफ्यूजन करते हैं क्रिएट ये, तो हम क्यों कंफ्यूज हुए, हम तो सीधे सीधे देख लेंगे कि यहां पर देखिए एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा क्रोमोसोम ये है, दोनों एक ही लोकस पे है तो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। बिल्कुल सही समझे, हम यही तो बताना चाह रहे थे आपको, ये क्या हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब उन्होंने क्या बोला, द टू अलील्स ऑफ अ जीन पेयर, है ना, तो उन्होंने बोला जीन पेयर के क्या होते हैं, पेयर ऑफ एलील होते हैं। ये क्या है, अलील हो गए आपके, जीन हो गए, ये क्या हो गए, जीन, और मैं बोल दूं स्लैश अलील तो चलेगा क्या, किसी के पेट में दर्द तो नहीं होगा, नहीं होगा ना, पक्का ना। तो उन्होंने क्या बोला, टू पेयर ऑफ allele of a gene pair are located on homologous site, homologous site पर, कहां पर, on homologous chromosome, ठीक है, homologous site मतलब सेम पोजीशन की साइड, और कहां पर, homologous chromosome पर, ठीक है। अब देखिए, during anaphase of meiosis 1 the chromosome pair can align at metaphase plate independently of each other, है ना। तो क्या होता है, जो मेटाफेज है, मेटाफेज जो होता है उस पर सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं इक्वेटर पे, और उसे हम क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट। क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट। और मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, वो जो क्रोमोसोम है उनका सेग्रीगेशन होता, राइट। फिर उसके बाद देखिए, टू अंडरस्टैंड दिस कंपेयर द क्रोमोसोम्स ऑफ 4 डिफरेंट कलर इन द लेफ्ट एंड राइट कॉलम। तो आपको कंपेयर करना है वो क्रोमोसोम के कलर से, है ना, वो हम सब कर चुके हैं। इन द लेफ्ट कॉलम पॉजिटिवली 1 ऑरेंज एंड ग्रीन इज सेग्रीगेटिंग टुगेदर। उन्होंने क्या बोला है, आगे बता रहे हैं, देखिए ये बता रहे हैं, उन्होंने बोला क्या, कॉलम जो 1 है उसमें क्या बोल रहे हैं, इन लेफ्ट, लेफ्ट मतलब उस साइड, ठीक है, उस साइड क्या है, ऑरेंज कलर है और ग्रीन कलर है, राइट। उन्होंने क्या बोला, ऑरेंज एंड ग्रीन इज सेग्रीगेट टुगेदर, अलग अलग हो रहे हैं बट टुगेदर सेग्रीगेट हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहे हैं, ठीक है, बट दोनों हो रहे हैं साथ में ही। चलिए अब देखिए इन्होंने क्या बोला, यहां पर सपोज ये जो है, ये जो क्रोमोसोम है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, जो सीड है उसके कलर के लिए। तो ये हो गया आपका कैपिटल आर, तो ये हो गया स्मॉल आर, ठीक है, ये हो गया कैपिटल वाई जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सीड के कलर के लिए, और ये हो गया स्मॉल वाई जो कि रिस्पॉन्सिबल है सीड के कलर के लिए, राइट। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, मियोसिस 2 हुई, क्या हुई, मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 में यहाँ पर क्या हो रहा है, सिस्टर क्रोमैटिड का सेपरेशन हो रहा है। किसका हो रहा है, सिस्टर क्रोमैटिड का सेपरेशन। तो देखिए यहाँ पर आर आया, इंडिपेंडेंटली वाई भी आया, बट दोनों साथ में आए। मैंने क्या बोला, आर भी आया, इंडिपेंडेंटली वाई भी आया, बट इन दोनों का जो सेग्रीगेशन है वो साथ साथ हुआ, बट इनका एक दूसरे के ऊपर किसी भी प्रकार का इन्फ्लुएंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये हो रहा है साथ में इसको भी ला रहा है, वो अलग अलग अपने अपने हिसाब से हो रहे हैं बट साथ में हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये आर आ गया, ये आर है, ये वाई है, ये वाई है, और यहाँ पर ये स्मॉल आर है और ये स्मॉल वाई है। तो ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पर जो क्या मिले, गैमीट्स मिले, उसमें किस प्रकार के गैमीट मिले, जल्दी बताइए। इस प्रकार के गैमीट मिले, है ना। एक जो गैमीट है उसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई है, और दूसरे गैमीट का जो टाइप है वो है स्मॉल आर स्मॉल वाई, है ना। तो 2 कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले गैमीट मिले और 2 स्मॉल आर स्मॉल वाई वाले गैमीट मिले, राइट। फिर जो दूसरा केस बनता है, दूसरी पॉसिबिलिटी है, उसमें हम देख लेते हैं। ये क्या है, कैपिटल आर, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने इसको कैपिटल आर माना था और ग्रीन वाले को कैपिटल वाई माना था, तो हम ग्रीन को यहां पर भी कैपिटल वाई मानेंगे। येलो वाले को हमने स्मॉल आर माना था और रेड वाले को हमने स्मॉल वाई माना था, ठीक है।
तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन हो गई बताइए, हेट्रोजाइगस कंडीशन। ये होमोजाइगस कंडीशन थी, ये हेट्रोजाइगस। ये क्या है, होमोजाइगस। ये होमोजाइगस कंडीशन है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। क्यों हेट्रोजाइगस है, कैपिटल आर के साथ क्या है, स्मॉल वाई है ना। चलिए तो ये क्या हो जाएगी आपकी हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। तो यहां देखिए मियोसिस 2 हुआ, यहां पर आपके ये क्या हो गया, ये जल्दी बताइए, ये हो गया आपका कैपिटल आर, ये हो गया स्मॉल वाई, ये स्मॉल आर, कैपिटल वाई, यहां पर कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो देखिए यहां पर ऐसा नहीं है कि जो सीड के शेप को डिसाइड कर रहा है, जो कि डोमिनेंट एलील है कैपिटल आर, वो कहीं भी जो दूसरा कैरेक्टर है सीड का, कलर ऑफ सीड, उस पर कहीं भी किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल रहा। वो ये नहीं बोल रहा कि मैं डोमिनेंट हूं तो तुम भी डोमिनेंट आओ, नहीं, वो अपने हिसाब से सेग्रीगेट होंगे, राइट। तो ये देखिए ये क्या बन गई, पॉसिबिलिटी बन गई। तो इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए, क्या स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब देखिए, बट इन द राइट हैंड कॉलम, कौन सा राइट हैंड, ये वाला, द ऑरेंज कलर इज सेग्रीगेटिंग विद द रेड क्रोमोसोम। उन्होंने बोला कि जो ऑरेंज कलर है वो रेड क्रोमोसोम के साथ सेग्रीगेट हो रहा है, और यहां पर जो ऑरेंज कलर था वो ग्रीन क्रोमोसोम के साथ सेग्रीगेट हो रहा है। मतलब ये बता रहा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेटमेंट के बारे में। किसके बारे में, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, कि भाई एक पेयर जो है एलील, वो दूसरे पेयर ऑफ एलील से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहा है, बट साथ में ही हो रहा है। इंडिपेंडेंटली मतलब कि भाई इसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं है, बट हो सकता है हमारी टाइमिंग सेम हो, हमारे सेग्रीगेशन की टाइमिंग सेम हो। तो सेग्रीगेशन की टाइमिंग जरूर सेम हो सकती है, होती है, बट दोनों एक दूसरे पर किसी भी प्रकार का ब्लेंडिंग या सेग्रीगेशन जो है, इन्फ्लुएंस सेग्रीगेशन शो नहीं करते, राइट। जल्दी बताइए, तो इतना समझ में आया। तो ये क्या हो गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट, पक्का। चलिए तो हटा दूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, तो जरा ये पढ़ो, क्या वही बोल रहा है, जल्दी पढ़ो। पढ़ लिया, चलिए तो क्या बोल रहा है, वट इन द राइट हैंड कॉलम, मतलब इस तरफ वाला जो कॉलम था यहाँ पर, ये वाला कॉलम, उसमें इन्होंने क्या बोला, पॉसिबिलिटी 2, द ऑरेंज क्रोमोसोम इज सेग्रीगेटिंग विद द रेड क्रोमोसोम। ये हमने पॉइंट क्लियर हो गया था हमें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सटन एंड बोवेरी argued that the pairing and separation of a pair of chromosomes would lead the segregation of pair of factor they carried। उन्होंने क्या बोला कि ये आर्ग्यू का मतलब क्या है, बहस, उनकी क्या बहस चल रही थी, मतलब बातें, है ना, नॉर्मल में बातें चल रही थी, ऐसा नहीं कि एक दूसरे को लगे हुए थे। तो इन्होंने क्या बोला कि पेयरिंग and separation of chromosome would lead to the segregation of pair of factor they carried। मतलब जीन के बारे में इन्होंने बोला कि जैसे जैसे सेपरेशन होता है क्रोमोसोम का, एज इट इज सेपरेशन होता है किसका, जीन का या फैक्टर का। क्यों, ऐसा क्यों बोला इन्होंने, क्योंकि ये जान चुके थे कि जो जीन या हम बात करें फैक्टर या अलील जो होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम में ही प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम पर एक लोकेशन होती है जहाँ पर ये सब प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो उन्होंने बोला कि हमने पढ़ लिया था पहले कि जो क्रोमोसोम है और जीन जो है वो पैरेलली बिहेव कर रहे हैं, मतलब एज इट इज बिहेव कर रहे हैं, वैसे ही उसका ट्रांसफर हो रहा है। तो जैसे क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमैटिड जैसे सेपरेट हो रही है, वैसे वैसे जीन्स भी सेपरेट हो रहे हैं, सेग्रीगेशन हो रहा है, राइट। फिर बात करते हैं सर्टन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विथ मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड कॉल्ड इट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो अब उन्होंने क्या किया, जो सर्टन थे
उन्होंने नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विथ मेंडेलियन प्रिंसिपल, उन्होंने मेंडेलियन प्रिंसिपल से, जो मेंडल का प्रिंसिपल था, ठीक है, कि कैसे जो एलील है वो सेग्रीगेट होते हैं, वैसे ही उन्होंने क्रोमोसोमल में सेग्रीगेशन देखा, मतलब क्रोमोसोम के अंदर सेग्रीगेशन देखा, जिसे उन्होंने क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन कहा। एंड कॉल्ड इट, जो सेग्रीगेशन देखा कि भाई मेंडल में जो मेंडेलियन सेग्रीगेशन था, एंड chromosomal segregation आर सेम, ठीक है, जिसे इन्होंने क्या कहा, जिसे इन्होंने कहा द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो याद रखना, इस पॉइंट को याद रखना है आपको। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, यहाँ पर इन्होंने क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम है, और हम बात करते हैं मेंडेलियन प्रिंसिपल, जिसपे उन्होंने एलील की बात करी थी, एलील के पेयर की बात करी थी। तो उन्होंने देखा जैसे जैसे एलील में सेग्रीगेशन हो रहा है, एज इट इज जो सेग्रीगेशन देखने को मिल रहा है वो क्रोमोसोम में मिल रहा है, राइट, और जीन में देख रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि इसे हमने क्या कहा है, द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़े, चलिए अब देखिए, following this synthesis of ideas, experimental verification of chromosomal theory of inheritance by Thomas Hunt Morgan, थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या दी थी थ्योरी, कौन सी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और ये इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। और फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, या फादर ऑफ एंशियंट जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, जल्दी बताइए। फादर ऑफ जेनेटिक्स या एंशियंट जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, जल्दी बताइए। कहा जाता है आपके मॉर्गन को, सॉरी किसको, आपके मेंडल को, ठीक है। आप देखिए क्या बोला, थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज कलीग्स लेड द डिस्कवरिंग द बेसिस फॉर वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान पर क्या होता है, जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म रहते हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, जिसमें पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, सेम नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उसे हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे कि अगर हम हमारी बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर हर एक सेल में, मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं गैमीट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सोमैटिक सेल की बात कर रही हूँ, ठीक है। ह्यूमन कैसे है, डिप्लॉयड है, क्या है, डिप्लॉयड है, मतलब हम में 2n कंडीशन पाई जाती है, और 2n इक्वल्स टू कितना होता है, 46, कितना होता है, 46, मतलब n इक्वल्स टू कितना होगा, 23, कितना होगा, 23। तो हम डिप्लॉयड कैसे दिखा रहे हैं, 2n, तो हमारे अंदर जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो कितने होते हैं, 23। जैसे कि अगर हम बात करें क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, 3, 4, सो एन, इतने कितने होंगे यहाँ पर, 23। तो 1 से लेके 23 क्या होंगे हमारे में, क्रोमोसोम होंगे, और इसी की एक कॉपी होगी, मतलब एक और होंगे यहाँ पर, तो जोड़े में प्रेजेंट होंगे क्रोमोसोम। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिप्लॉयड कंडीशन। ये क्या हो गई हमारी, डिप्लॉयड, राइट।
पक्का? तो हमारे अंदर क्रोमोसोम नंबर 1 जो है वो कितने हैं, 2 है। चाहे हम क्रोमोसोम नंबर 23 की बात करें तो वो भी 2 है। तो क्रोमोसोम नंबर 1 से लेके क्रोमोसोम नंबर 22 तक तो क्या होते हैं, सोमैटिक, मतलब ऑटोसोम। क्या होते हैं, ऑटोसोम। तो क्रोमोसोम नंबर 1 से 22 तो ऑटोसोम होते हैं हमारे। और जो 23rd क्रोमोसोम होता है उसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, राइट। तो इन्होंने देखिए एक्सपेरिमेंट करा किसके ऊपर, फ्रूट फ्लाई के ऊपर, जिसे हम ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, राइट। तो देखिए अब इन्होंने किसके ऊपर, इनका अगर हम बात करें, इनका एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म या एनिमल कौन था, तो फ्रूट फ्लाई था। फ्रूट फ्लाई क्या होता है, जो मक्खियां फ्रूट पे, फल पे भिनभिनाती रहती हैं, उन्हें हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं। चलिए, तो इन्होंने इसी को क्यों लिया, फ्रूट फ्लाई को ही इन्होंने एज अ एक्सपेरिमेंटल एनिमल या ऑर्गेनिज्म क्यों चूज किया। जैसे कि अगर हम बात करें मेंडल की, तो मेंडल ने किसको लिया था, पाइसम सटाइवन को, जिसे हम गार्डन पी कहते हैं। तो उसके कुछ ऐसे कैरेक्टर थे जिसकी बेसिस पर उन्होंने उसे चूज किया एज अ एक्सपेरिमेंटल प्लांट, राइट। तो यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स इन्होंने लिए जो कि काफी फेवरेबल थे इनके एक्सपेरिमेंट के लिए। तो उन्होंने किसको लिया, फ्रूट फ्लाई को या ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर को। किसको, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर को, राइट। चलिए, तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, इन्होंने क्या बोला, मॉर्गन वर्कड विद द टाइनी फ्रूट फ्लाई। कैसी होती है, छोटी सी। कैसी होती है, छोटी सी, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, which were found very suitable for such studies, जो कि काफी सुइटेबल है ऐसी स्टडीज के लिए। ठीक है, क्यों सुइटेबल है, इसमें जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो कितना होता है, 2n = 8। कितने होते हैं, 2n = 8, मतलब टोटल 8 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, टोटल 8 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें से 6 क्रोमोसोम ऑटोसोम होते हैं, 2 क्रोमोसोम जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। अगर और उसमें बोलूं मैं तो 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो ऑटोसोम है एंड 1 पेयर जो क्रोमोसोम है वो क्या है, सेक्स क्रोमोसोम, राइट। और क्या, इसकी लाइफ स्पैन जो है वो कम है, इसकी जो नंबर ऑफ प्रोजेनी जो है वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते, ये बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। इनको सुइटेबल कंडीशन के लिए ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं चाहिए। इनको आप बहुत इजीली एक रूम में क्या करा सकते हैं, आप इनको रिप्रोड्यूस करा सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। अब इन्हें चाहिए क्या, बस फ्रूट चाहिए। क्या चाहिए, फ्रूट चाहिए, जो इनका क्या है, न्यूट्रिशन या नरिशमेंट है, राइट। तो यहाँ पर इनका अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, तो इनके क्रोमोसोम कितना होता है, 2n = 8। ये आपका पहला चैप्टर था ना, जब जो डिलीट हो चुका है, पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो वहां पर इसकी दिया हुआ था नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर में या फ्रूट फ्लाई में। ठीक है, चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, आगे बढ़े। अब देखिए, दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी। मैंने क्या बोला, इनको इजीली आप रूम में क्या कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं, है ना। काफी सिंपल है, काफी सिंपल है। तो सिंपल सिंथेटिक मीडियम में इजीली ग्रो कर जाते हैं। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, मतलब 14 दिन में। अबाउट का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल 14 दिन में, अबाउट 2 वीक ना। तो इन्होंने अपनी जो लाइफ साइकिल है वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेनी है, 14 डेज में। अ सिंगल मैटिंग कुड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज। क्या मैंने यही बोला था, एक मैटिंग में, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान इनकी काफी ज्यादा, काफी ढेर सारे, मतलब इनके क्या मिल जाते हैं, बेबीज जो हैं, या हम बात करें इनकी प्रोजेनी, वो मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए, ऑल्सो देयर वॉज अ क्लियर डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक्सेस, द मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर इजिली
डिस्टिंग्विशेबल मतलब यहाँ पर मेल और फीमेल फ्लाई जो है उसे आप इजीली क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे? जो फीमेल फ्लाई होती है वो लार्ज होती है एज कंपेयर टू मेल फ्लाई, राइट। फीमेल फ्लाई कैसी होती है? लार्ज होती है एज कंपेयर टू मेल फ्लाई। तो यहाँ पर देखिए, आप बता पाओगे कि कौन सी मेल है कौन सी फीमेल है? ये क्या है? ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। तो ये मेल है वो फीमेल है, क्योंकि ये छोटी है वो बड़ी है। ओके, आगे बढ़े। अब देखिए फिर आगे क्या बोल रहे हैं? ऑल्सो इट हैज मैनी टाइप ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विथ लो पावर माइक्रोस्कोप। तो आप लो पावर माइक्रोस्कोप से क्या देख सकते हैं? इनमें वेरिएशन देख सकते हैं, हेरिडिटरी वेरिएशन देख सकते हैं। अब कैसा? बहुत जल्दी वेरिएशन क्यों हो रहा है इसमें? सीधी सिंपल सी बात है, अब इनकी लाइफ स्पैन ही 14 दिन की है, तो ये जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करेंगे और जितनी नई प्रोजेनी मिलेगी तो उसमें वेरिएशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं? हेरिडिटरी वेरिएशन, राइट। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो एक चीज़ और समझाती हूँ मैं आपको। इनकी जो फीमेल होती है, ठीक है, जो फीमेल होती है वो कैसी होती है? हेटेरोमॉर्फिक होती है। क्या होती है? हेटेरोमॉर्फिक। हेटेरोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? अच्छा, फीमेल को कैसे दिखाते हैं? फीमेल का साइन क्या होता है? ये है ना। तो इसकी जो फीमेल होती है वो क्या होती है? हेटेरोमॉर्फिक। हेटेरोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? ये डिसिमिलर होती है। क्या होती है? डिसिमिलर। देखिए हमने बात किया था कि 2n इक्वल्स टू, इसमें कितना होता है? 8। क्रोमोसोम कितने होते हैं? 2n इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पर 6 जो क्रोमोसोम है, 6 क्रोमोसोम जो है वो तो क्या है? 6 क्रोमोसोम जो है वो तो क्या है? ऑटोसोम है। बट जो लास्ट क्रोमोसोम है, जो लास्ट क्रोमोसोम का पेयर है, उसमें फीमेल में कौन सी कंडीशन पाई जाती है? मेल में तो और फीमेल में ये ऑटोसोम वाली कंडीशन तो सेम होगी, बट फीमेल में क्या होगा? XX कंडीशन होगी या XY कंडीशन? XX। और मेल में क्या होगी? जल्दी बताइए। मेल में होगी XY कंडीशन। क्या होगी? XY कंडीशन। फीमेल क्या होती है? हेट्रोमॉर्फिक, मतलब डिफरेंट दिखती है। और मेल क्या होता है? मेल क्या होता है? जल्दी बताइए। मेल होता है होमोमॉर्फिक। मेल क्या होता है? होमोमॉर्फिक। मेल क्या होता है? होमोमॉर्फिक, राइट। चलिए, तो 6 क्रोमोसोम ऑटोसोम होंगे और जो सेक्स क्रोमोसोम है फीमेल में XX होगा और मेल में XY होगा, राइट। जैसे कि हम हमारी बात करते हैं तो हम में क्या होता है? XX XY। तो यहाँ पर भी क्या होगा? XX XY, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्या स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? मैं साइड हट जाती हूँ। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो यहीं पर हमारा ख़त्म होता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। अगर नहीं कर रहे तो फटाफट पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे के सारे अपडेट्स आपको टाइम पर मिल सके, सारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो जिससे आप डेली बेसिस पर सारी वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस टाइम पर देखेंगे तो आपका बैकलॉग जो होगा बिल्कुल ज़ीरो होगा।
और डेली बेसिस पे जब पढ़ाई होगी तो मज़ा ही अलग आएगा। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर एंड ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज़ www.magnetbrains.com। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं हमारी टॉप कोर्सेज की तरफ। हमारे टॉप कोर्सेज आपको हिंदी मीडियम चैनल एज वेल एज इंग्लिश मीडियम चैनल दोनों पर मिलेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। दोनों चैनल पे ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। हिंदी मीडियम चैनल पर हिंदी में ये कोर्सेज अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम चैनल पर इंग्लिश में कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब कौन कौन से कोर्सेज हैं तो ये देख लेते हैं हम। सीबीएसई बोर्ड के साथ आपको स्टेट बोर्ड्स की तैयारी भी कराई जाती है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। साथ में वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे कोर्सेस आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में कराए जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, मतलब आपको शिक्षा लेने के लिए पैसा देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो जुड़े रहिए मुझसे एंड मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।